दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नाम का एक नावल की समरी, जिसको लिखा था विक्टोरियन एरा के बहुत ही फेमस राइटर थॉमस हार्डी ने। जानेंगे इस नावल के बारे में सारी बातें, लेकिन उससे पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस नावल के बारे में। तो जो ये नावल है ये पब्लिश की गई थी 1886 में, यानी कि 1886 में। इस नावल का जो कंप्लीट टाइटल है वो है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये एक फिक्शनल टाउन कैस्टरब्रिज में इसकी पूरी कहानी सेट है। और जो कैस्टरब्रिज टाउन है ये वैसे तो एक फिक्शनल टाउन है, लेकिन ये कॉपी है डॉरचेस्टर नाम के एक टाउन से, जो कि डॉरेस्ट में है, इंग्लैंड में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नावल के कैरेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस नावल का जो पहला मेन कैरेक्टर है और इस पूरे नावल का जो लीड कैरेक्टर है या फिर जिसको प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, वो है माइकल हैंकार्ड। जो माइकल हैंकार्ड या फिर माइकल हेंचार्ड है वो नावल का प्रोटैगनिस्ट है। और ये 21 साल की एज में, उस समय बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक करता था, दारू बहुत पीता था, शराब बहुत पीता था। तो इसने नशे की हालत में एक सेलर को, रिचर्ड न्यूसन नाम के सेलर को, अपनी वाइफ सुजैन और अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन को बेच दिया था। कुछ समय बाद ये कैस्टरब्रिज नाम के उस टाउन का मेयर बन गया था। और इसी के जो पूरे कैरेक्टर है इसी के उस पर बेस्ड है इस नॉवल का टाइटल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। हमारा अगला कैरेक्टर है सुजैन हैंचार्ड का, जो एक बहुत ही कमज़ोर और अनअज्यूमिंग मैरिड वुमन है, जिसने पहले तो शादी की थी हैंकर्ड से, लेकिन उसके बाद इसको जो हैंकर्ड है या फिर हैंशर्ड है वो बेच देता है एक सेलर के पास, रिचर्ड न्यूसन नाम के सेलर के पास। हम आगे जानेंगे इस कैरेक्टर के साथ क्या क्या हुआ इस पूरे नावल में। हमारी अगले कैरेक्टर है जो जिनका नाम है एलिजाबेथ जेन न्यूसन। ये जो सुजैन और न्यूसन होती हैं, न्यूसन यानी कि जिनको हैंचर्ड ने अपनी वाइफ को बेचा होता है उनसे, और सुजैन यानी कि हैंचर्ड की वाइफ, इनसे जन्मी हुई एक लड़की होती है। अब इस एलिजाबेथ जेन जो पहली बेटी थी सुजैन की, यानी कि जो माइकल हैंचर्ड की जो बेटी होती है उसका भी नाम एलिजाबेथ होता है, लेकिन जैसे ही उसको बेचता है कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो एलिजाबेथ जेन है वो है न्यूसन की बेटी। ये हम आगे नावल में जानेंगे, इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो ये है, आप सीधे सीधे समझिए कि सुजैन और न्यूसन की जो बेटी है वही है एलिजाबेथ जेन न्यूसन। जो हमारा अगला कैरेक्टर है डोनाल्ड फारफ्री का, ये एक स्कॉटिश मैन है। ये कैस्टरब्रिज में उसी समय आता है जिस समय वापस सुजैन और एलिजाबेथ मिलने आती हैं अपनी हस्बैंड से या फिर अपने फादर से। और कुछ समय बाद ये क्या होता है, हैंचर्ड का राइवल बन जाता है। अगली कैरेक्टर है हमारी ल्यूसेटा टेम्पलमैन का। ये एक ऐसी लेडी हैं जो कि हैंचर्ड से मिलती हैं, उनसे कोर्टशिप करती हैं और हैंचर्ड इनको प्रपोज भी करता है शादी के लिए। और जो हमारा लास्ट मेन कैरेक्टर है वो है रिचर्ड न्यूसन का। ये वही सेलर है जिसने सुजैन और एलिजाबेथ को हैंचर्ड से खरीदा था 5 गिनीज के वैल्यू पर, ठीक है। और उसके बाद, यानी कि इस इंसिडेंट के बाद, जो हैंचर्ड था उसने लिकर पीने का 20 साल तक के लिए कसम खा लिया था कि अब वो लिकर नहीं लेगा, लिकर नहीं कंज्यूम करेगा। तो ये तो हो गई हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स। आप जान लेते हैं इस नावल की समरी को फुल डिटेल में, जिससे कोई भी आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ न छूट जाए जो आपके एग्ज़ाम में और आपको ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। तो दोस्तों, नावल शुरू होती है माइकल हैंकर्ड नाम के एक मजदूर से, जो अपनी वाइफ सुजैन और अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन के साथ चुपचाप एक सड़क पर वेडन प्रायर्स नाम के एक गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसे रास्ते में एक व्यक्ति से गांव में काम मांगने के सिलसिले में बात करता है, परंतु वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो बोलता है कि इस समय कोई भी काम नहीं मिल पाएगा, कहीं भी आप चले जाएं। फिर अंततः परिवार पास के चल रहे एक मेले में आ जाता है
और वहाँ जाकर के भोजन के लिए रुकता है। उस मेले में एक टेंट होता है जिस टेंट का नाम होता है फर्मिटी टेंट। वो लोग उस टेंट में प्रवेश करते हैं जहाँ पर एक फर्मिटी वुमेन होती है। वो कुछ खाना और रम सर्व कर रही होती है। हैंकर्ट रम पीता है और लगातार पीता ही जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा नशे में आ जाता है। नशे में धुत होकर हैंकर्ट पहले तो अपनी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था, जिस बात से उसकी वाइफ अवेयर थी। तभी हैंकर्ट को थोड़ी दूर पर घोड़ों की बोली लगाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी हैंकर्ट ने मजाक में बोला उन सभी से कि तुम लोग बीवियों की बोली क्यों नहीं लगाते? चलो मैं अपनी बीवी की बोली लगाता हूँ, कोई खरीदे तो आ गया है। तो इस बात से उसकी जो वाइफ है सुजैन, वो तो पहले से अवेयर थी कि ये शराब पीने के बाद बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। तो उस समय के लिए सुजैन को और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब मजाक ही चल रहा है। उसकी बीवी उसको समझाती भी है कि ऐसा मत करो, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम नशे में हो, कुछ मत बोलो। लेकिन धीरे धीरे माहौल जो है वो सीरियस हो जाता है। और तभी रिचर्ड न्यूसन नाम का एक सेलर वो आगे आता है और इनकी वाइफ और इसकी बच्ची एलिजाबेथ जेन दोनों को 5 गिनीज दे करके ख़रीद लेता है। और अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और हैंकर्ड नशे में ही धुत होकर उसी टेबल पर पड़ा रहता है। अगले दिन सुबह जब हैंकर्ड की आँख खुलती है तो उसे सब कुछ बहुत ही धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। तो हैंकर्ड को ऐसा लगता है कि जो भी हुआ वो उसको सपने दिख रहे थे, यानी कि वो सब चीज़ें उसके सपने में हो रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपने जेब में हाथ डाले, उसके जेब में 5 गिनीज पड़े हुए थे। ये एक तरह की मुद्रा होती है, पैसे होते हैं। तो जैसे वो 5 गिनीज पाता है और आसपास अपने वाइफ को और अपने बच्ची को ढूंढता है, कोई नहीं मिलता है, तो उसको ये चीज़ पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई स्वप्न नहीं था। तो उस समय के लिए उसको अपने इस किए पर बहुत पछतावा होता है। थोड़ी देर के लिए वो अपने वाइफ पर भी गुस्सा करता है कि चलो मैं तो नशे में था, लेकिन उसको तो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उसको ये भी पता है कि इसमें सिर्फ उसी की गलती थी। उसने जो भी किया बहुत गलत किया। और वो बहुत ज़्यादा पछताने लगा, और बहुत पछताने और परेशान होने के बाद वो टेंट से बाहर निकला और किसी रास्ते पर ऐसे ही निकल पड़ता है सीधा। उसे रास्ते में एक चर्च मिलता है। वो चर्च में जाता है और बाइबल को हाथ में लेकर के कसम खाता है कि अब वो अगले 20 सालों तक कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और अपने पत्नी और अपनी बेटी को वापस किसी भी तरह ला करके ही रहेगा। और फिर उस चर्च के पास ही एक छोटा सा टाउन था, जिस टाउन का नाम था कैस्टर ब्रिज, और वो उसी टाउन में चला जाता है। दोस्तों, कहानी शिफ्ट होती है डायरेक्ट 18 साल आगे। 18 साल बीत चुका है। जो एलिजाबेथ जेन थी वो अब बड़ी हो चुकी है, और सुजैन और एलिजाबेथ रिचर्ड न्यूसन के यहाँ रहते थे। अब सुजैन को कहीं से पता चलता है कि रिचर्ड न्यूसन बहुत दिन से नहीं लौटा है, क्योंकि वो एक सेलर था, इसलिए वो समुद्र में कहीं पर मर गया है डूब करके। जब किसी घटने में रिचर्ड न्यूसन की डेथ हो गई है। तो अब जो सुजैन है और एलिजाबेथ है वो अपने फैमिली, यानी कि सुजैन अपने हस्बैंड हैंकर्ड के पास वापस आने के लिए फ्री थी। तो वो क्या करती है, एक ऐसा वेश धारण करती है जैसे एक विधवा धारण करती है, और फिर अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन के साथ निकल पड़ती है उसी फर्मिटी टेंट के पास। जब वहाँ पर आ करके रुकती है तो एलिजाबेथ ने एक बार पूछा भी सुजैन से कि माँ, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो एलिजाबेथ है वो उस समय बहुत छोटी थी, तो उसको सारी चीज़ें याद नहीं थी। उसको ये लगता था कि जो रिचर्ड न्यूसन था वही उसका फादर है। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा, यहाँ पर हम अपने एक बहुत ही पुराने इसी मेले में खोए हुए एक रिलेटिव को ढूंढने आए हैं। और इतना कहते ही जब वो उस फर्मिटी टेंट के पास पहुँचती है तो उसको वो लेडी दिखती है जो उस समय रम सर्व कर रही थी। वो जा करके उस फर्मिटी वुमेन से मिलती है, उससे पूछती भी है कि क्या आपको याद है कि आज से 18 साल पहले किसी ने यहाँ पर अपनी वाइफ और बच्ची को नीलाम कर दिया था? क्या उसका आप मुझे पता दे सकती हैं? तो फिर वहाँ से उनको
कैस्टर ब्रिज का पता मिलता है। उसने बताया कि वो जो पर्सन है, वो जो इंसान है, वो कैस्टर ब्रिज में रहता है। तो उसको थैंक्स बोलकर जो एलिजाबेथ और अपनी माँ के साथ यानी सुजैन के साथ कैस्टर ब्रिज की ओर निकल जाते हैं। अब जब सुजैन और एलिजाबेथ कैस्टर ब्रिज के किंग्स इन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई होती है। अब एलिजाबेथ ने उसी भीड़ में से किसी एक बंदे से माइकल हैंकर्ड का पता पूछा। अब वहाँ पर उस बंदे ने कहा कि हम सभी जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम सभी उन्हीं से मिलने आए हैं क्योंकि वो इस शहर के मेयर हैं। तो पहले तो सुजैन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उस होटल के एक विंडो से झांक करके सुजैन ने अंदर देखा तो पाया कि जो हैंकर्ड है वो अब एक जेंटलमैन की तरह है और वहाँ पर सभी लोग जो भी उस पार्टी में मौजूद हैं वो सभी शराब पी रहे हैं, लेकिन हैंकर्ड जो है वो शराब को हाथ भी नहीं लगा रहा है। तो जब इस बारे में सुजैन ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि मेयर साहब की यही तो खासियत है, वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करते। फिर जो सुजैन और एलिजाबेथ है उन्होंने उस आदमी से पूछा कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तब उस आदमी ने बताया कि इस बार की फसल, जो गेहूं की फसल है, वो बहुत अच्छी नहीं हुई है, सभी की फसलें बहुत बेकार हुई हैं, इसी वजह से सब लोग मेयर साहब से यहाँ पर मिलने आए हैं, उसके बारे में बात करने आए हैं। और उसी समय कहानी में एंट्री होती है एक डोनाल्ड फारफ्रे नाम के बंदे की, जो कि एक यंग है और जेंटलमैन की तरह है। उसको सारी बातें पता चलती है तो वो हैंकर्ड को फसल की ख़राब होने की वजहों के बारे में बताता है और उसको सही कैसे कर सकते हैं इन सभी बारे में बताता है। तो हैंकर्ड उस बंदे से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपना मैनेजर बनाने का ऑफ़र दे देता है। और कुछ समय बाद जो फारफ्रे है वो भी हैंकर्ड का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और हैंकर्ड का वो मैनेजर बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसी कहानी में एक जॉब नाम का बंदा है और जो जॉब है उसको सबसे पहले जो हैंकर्ड है उसने बताया था कि मैं तुमको ही अपना मैनेजर बनाऊंगा। लेकिन जब ये मैनेजर बन जाता है फारफ्रे, तब जब जॉब उनसे मिलने आता है हैंकर्ड से कि आपने बोला था मैनेजर बनाने को, तो वो मना कर देता है कि मैंने जिसको मैनेजर बनाना था उसको बना लिया, अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी पोस्ट नहीं दे सकता क्योंकि वो पोस्ट फिल हो चुका है। और इस बात से जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घृणा करने लगता है अंदर से। आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि वो किस तरह से अपना बदला लेता है, तो इस करैक्टर को आप ध्यान में रखिएगा। तो कहानी आगे बढ़ती है, कहानी पे वापस आते हैं। तो सब कुछ जाकर खुद से कुछ पूछने के बजाय जो सुजैन है वो एलिजाबेथ को हैंकर्ड के पास भेजती है इस मैसेज के साथ कि जा करके वो हैंकर्ड से मिले और उनसे बताए कि रिचर्ड न्यूसन की वाइफ सुजैन आपसे मिलना चाहती हैं। क्योंकि जो सुजैन है वो ये समझती है कि यहाँ पर जो मेयर बन चुका है उसका हस्बैंड, अब अगर हम सामने से जाकर के सीधे इस बारे में बात करते हैं कि आपने मुझे बेच दिया था किसी के पास और ऐसी चीज़ें, तो उसका जो भी इज्जत है इस पूरे शहर में, इस टाउन में, वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो एलिजाबेथ को भेजती है। अब जब एलिजाबेथ आती है, माइकल हेंशर्ट से मिलती है, वो सारी बातें बताती है, तो माइकल हेंशर्ट शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी वाइफ सुजैन अब मर चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पूछती है कि क्या सुजैन अभी भी जिंदा है? वो बताती है हाँ। तो कहती है क्या आप उसकी बेटी हो? वो बताती है हाँ, मेरा नाम एलिजाबेथ जेन न्यूसन है। तो वो बहुत खुश होता है अपनी बेटी को और अपनी वाइफ की खबर पा करके। फिर वो एलिजाबेथ को ही एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है सुजैन के लिए कि वो आज शाम को द रिंग नाम की जगह पर आकर के मिले। शाम हुई तो सुजैन और हैंकर्ड दोनों मिले और थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद हैंकर्ड ने सुजैन को गले से लगा लिया। उसने उससे पूछा कि हमारे बारे में एलिजाबेथ को कुछ पता है? सुजैन ने कहा नहीं। हैंकर्ड ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में उसे कुछ पता चले और हमारे वजह से उसको कुछ और झेलना पड़े। तो हैंकर्ड ने सुजैन को फिर से सजेस्ट किया कि अब मैं तुमको एक टाउन में एक कोई रूम दिला दूंगा, तुम उसी रूम में रहो, उसका किराया मैं दे दिया करूँगा, हम तुमसे मिलेंगे, हम दोनों आपस में मिलते रहेंगे और धीरे धीरे लोगों के सामने ये नाटक करेंगे कि हम
हम तुमसे प्रेम करने लगे हैं और कुछ समय बाद हमारी शादी हो जाएगी और इस तरह से मैं तुमको और अपनी बेटी को अपने घर ले आऊँगा। ठीक है, तो ये बात तो इन दोनों के बीच में तय हो गई कि ठीक है, ऐसे ही होगा। जो हैंगजर्ड है वो वापस अपने घर पे आता है और अब थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है। क्यों परेशान होता है? क्योंकि दोस्तों, जब सुजैन की नीलामी हो गई थी उसके कुछ समय बाद जब ये मेयर बन गया कैस्टरब्रिज का हैंगजर्ड, तब उसको ये लगा कि अब सुजैन मर चुकी है, इसलिए वो लौटी नहीं, वरना लौट आती। तो उसने एक ल्यूसेटा नाम की लेडी से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था। अब उसने शादी के लिए ल्यूसेटा को भी वादा किया था कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, और उसने सुजैन उसकी लौट आई है, उससे भी उसको शादी करनी है। तो इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूज है और जा करके सब कुछ अपने मैनेजर फारफ्री से डिस्कस कर देता है। जो भी उसको समझ में नहीं आता उससे बोलता है, उससे पूछता है। और अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। तो जिस तरह से हैंशर्ड और सुजैन ने प्लान किया था, तो प्लान के मुताबिक जो हैंशर्ड है वो सुजैन से रोज़ मिलता है, बहुत रिस्पेक्टेड वे में उसके साथ समय बिताता है। तो धीरे धीरे सारा समय सुजैन को देने लगा और जो हैंकर्ड का सारा काम था, बिजनेस था, वो अब उसका मैनेजर फारफ्री ही देखने लगा। समय बीता, दोनों में शादी हुई और अब माइकल हैंकर्ड अपनी वाइफ सुजैन और बेटी एलिजाबेथ के साथ अपने घर में रहने लगा। और धीरे धीरे जो सारे काम थे वो अब फारफ्री ही देखने लगा। और जब उसी घर में आकर के एलिजाबेथ भी रहने लगी तो फारफ्री और एलिजाबेथ के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। तभी फारफ्री और हैंकर्ड के बीच में कुछ समय बाद एक एबल नाम के ड्राइवर को लेकर के कुछ बहस हो जाती है, जिस पर हैंकर्ड इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि फारफ्री ने सभी वर्कर्स के सामने ही उसको जवाब क्यों दिया, उससे ज़ुबान क्यों लड़ाई। कुछ समय बाद एक सेलिब्रेशन के दौरान फारफ्री और एलिजाबेथ जेन एक साथ ही डांस कर रहे होते हैं और सारे लोग ये सब देख करके बहुत अजीब सी रिएक्शन दे रहे होते हैं, गांव के लोग या फिर उस टाउन के लोग। तो हैंकर्ड को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती है। तो फारफ्री ने एलिजाबेथ से ये शेयर भी किया कि अब वो यहाँ जॉब नहीं करेगा, ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। वो कैस्टरब्रिज में ही अपना दूसरा बिजनेस डालने वाला है और यहाँ जॉब छोड़ देगा। जिस पर एलिजाबेथ ने फारफ्री को रोका भी, उन्होंने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, ये भी बहुत जल्दी है तुम्हारा डिसीजन लेना, लेकिन फारफ्री नहीं मानता है। अब हैंकर्ड ने एलिजाबेथ को समझाया और फारफ्री से सारे रिश्ते तोड़ने को कहा। तो अपने पिता के कहे अनुसार उसने ऐसा किया और दूसरी तरफ जो फारफ्री है वो अपना बिजनेस डाल दिया और उसका बिजनेस बहुत सही चलने लगा। और उसका बिजनेस जितना सही चलता उतना ही हैंकर्ड को ये सब देख के बहुत बुरा लगता, उसको जलन सी होती कि मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा धीमा होता जा रहा है और इसका बिजनेस इतना सही चल रहा है। कुछ समय बीता, जो सुजैन है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसकी तबीयत ख़राब हुई और कुछ ही समय बाद जो हैंकर्ड है उसको एक लेटर मिलता है जो कि उसकी पूर्व प्रेमिका ल्यूसेटा ने भेजा था। उसने लिखा था कि मुझे पता चला कि तुमने अपनी वाइफ से फिर से शादी कर ली। मुझे अच्छा लगा है जानकर कि अब मुझसे तुम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। तो जो मेरा नीचे दिया हुआ पता है उस पर आकर के मेरे सारे जो भी लव लेटर्स हैं वो लाकर मुझको वापस कर दो। हैंकर्स उसके सारे लेटर्स लेता है और उस जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब दूसरी तरफ जो सुजैन है उसकी स्थिति और बिगड़ती जाती है। उसने एक लेटर लिखा जिसके ऊपर उसने लिखा कि ये एलिजाबेथ के शादी के बाद ही खोलना, और वो लेटर हैंकर्ड के लिए उसने रख दिया और कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई। फिर समय बीता, हैंकर्ड मन में ये सोच रहा था कि किसी तरह से एलिजाबेथ को ये बताया जाए कि वो उसी की बेटी है। हैंकर्ड अपने अलमीरा में गया, अपने कबर्ड में कुछ ढूंढा जिससे कि उसको कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी ऐसी निशानी मिले जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि एलिजाबेथ उसी की बेटी है। और तभी उसको एक लेटर मिलता है सुजैन का, जो लेटर उसने मरने से पहले लिखा था। उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि एलिजाबेथ की शादी के बाद ही इस लेटर को खोलना। लेकिन हैंकर्ड ये पढ़कर और क्यूरियस हो जाता है कि ऐसा क्या है, तो वो उस लेटर को खोल देता है। इसमें लिखा होता है कि जो एलिजाबेथ है वो वास्तव में रिचर्ड न्यूसन की बेटी है। जो उसकी बेटी थी वो तो नीलामी के तुरंत बाद ही मर गई थी। तो ये बात जानकर
हैंकर्ड का बिहेवियर एलिजाबेथ के लिए बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी अब जब उसको पता चल गया कि ये उसकी बेटी नहीं है, तो उसे बहुत ही कोल्ड बिहेव करने लगता है। कुछ समय बाद ल्यूसेटा फिर से कैस्टरब्रिज आती है, क्योंकि उसको ये पता चल चुका था कि जो हैंकर्ड की वाइफ थी उसकी डेथ हो चुकी थी, और अब जो ल्यूसेटा है उसको इनहेरिटेंस में बहुत सारे दौलत मिल चुकी है, बहुत अमीर हो चुकी है वो। तो वो वापस हैंकर्ड से शादी करने के लिए कैस्टरब्रिज आती है, हैंकर्ड से मिलती है। लेकिन तभी वो कुछ समय बाद फारफ्री से मिलती है, और फारफ्री और ल्यूसेटा ये दोनों को एक दूसरे को देखते ही प्रेम हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या है, अब जो हैंकर्ड है उसको लगता है कि ल्यूसेटा उससे शादी करने आई है, इसलिए वो ये सोचता है कि इससे पहले कि मेरा सारा बिजनेस बेकार हो, मैं ल्यूसेटा से शादी कर लेता हूँ, जिससे मेरे जो आर्थिक स्थिति है वो तो ठीक ठाक रहेगी। तो जब अप्रोच करता है हैंकर्ड ल्यूसेटा को, तब उसे पता चलता है कि ल्यूसेटा ने तो ऑलरेडी ही उससे शादी कर ली है, यानी कि फारफी से शादी कर ली है। तो कुछ समय बाद जो हैंकर्ड है उसका सारा बिजनेस अचानक से ठप पड़ जाता है, और अब वो एक बैंकरप्ट बन जाता है, यानी कि दिवालिया बन जाता है। एकदम से उसका सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके ऊपर दया करके जो फारफ्री होता है वो हैंकर्ड का बिजनेस खरीद लेता है, और हैंकर्ड को अपने यहाँ पर जॉब पर रख लेता है, उसको एक जर्नी मैन का पोजीशन दे देता है। अब कुछ समय बीता, कुछ समय बाद ल्यूसेटा हैंकर्ड से फिर से वो सारे लेटर्स वापस करने की मांग करती है जो कि उसने उसको दिए थे। तो इस बार फारफ्री की यहीं काम कर रहे एक जोशुआ जॉब नाम के बंदे से वो, यानी कि जो हैंकर्ड है वो सारे लेटर्स ला करके ल्यूसेटा को देने के लिए कहता है। अब जॉब अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए, पर्सनल ग्रज यानी जॉब वही इंसान है दोस्तों जो स्टार्टिंग में इसके यहाँ मैनेजर की काम करने वाला था, लेकिन फारफ्री के आने पर उसको मैनेजर के पोस्ट से हटा दिया गया था, फिर उसको जॉब ही नहीं दी गई थी। तो वो सारा ग्रज निकालने के लिए वो क्या करता है कि वो जो भी लेटर लाता है हैंकर्ड का वो ला करके पब्लिक कर देता है, सभी के सामने ज़ोर ज़ोर से पढ़ के चिल्लाने लगता है। और उनके इस इंटीमेसी को जब रिवील होता हुआ देख करके ल्यूसेटा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सभी को उसके बारे में पता चल गया, सभी ऐसे ऐसे बात बना रहे हैं, सभी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो इसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई और ल्यूसेटा की डेथ हो गई। अब जो हैंकर्ड है उसको अपनी लाइफ में एकदम सा अकेला लगने लगा, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी सुजैन उसकी भी डेथ हो गई, जो उसकी लवर थी ल्यूसेटा उसकी भी डेथ हो गई, उसका जो मैनेजर था उसने भी उसको धोखा दे दिया, अब वो खुद मैनेजर के यहाँ नौकर की तरह काम करता है, और जो उसकी डॉटर थी वो भी उसकी नहीं थी, उसको अब ये पता चला। तो फिर भी जैसी भी थी अब ले दे करके उसके पास सिर्फ उसकी डॉटर ही बची है, और वो अपने डॉटर को नहीं खोना चाहता। तो वो निर्णय करता है कि वो अपनी उसी डॉटर को एकदम अपनी डॉटर की तरह आगे पालेगा, अपने साथ रखेगा। लेकिन तभी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि अगले ही दिन रिचर्ड न्यूसन जो सेलर होता है, जो ऐसा सुजैन को लगता है कि वो मर चुका है, वो फिर से कैस्टरब्रिज अराइव करता है, यानी आता है। वो आ करके सीधा हैंकर्ड से मिलता है और अपनी बेटी की मांग करता है। लेकिन हैंकर्ड चूँकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता है, वो सीधे बोल देता है कि वो तो मर चुकी है, वो नहीं है। और ये सुनते ही जो न्यूसन है उसको बहुत बुरा लगता है और वो वापस वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उस कहानी को, यानी कि इसके नीलामी हुए कुल 20 साल बीत चुके हैं, 21वां साल शुरू हो गया है। तो इसलिए जो हैंकर्ड है वो फिर से ड्रिंक करने लगा। कुछ समय बाद न्यूसन को ये पता लगता है कि हैंकर्ड ने उससे झूठ बोला था, एलिजाबेथ तो अभी भी जिंदा है। तो फिर से वापस हैंकर्ड से मिलने आता है। लेकिन जब हैंकर्ड को ये बात पता चल जाती है कि रिचर्ड न्यूसन वापस आ रहा है उससे मिलने, उसकी बेटी को ले जाने, तो वो खुद घर से भाग जाता है। तो कुछ समय बीतता है और एलिजाबेथ और फारफ्रे ये दोनों आपस में शादी करने का डिसाइड करते हैं। उनकी शादी के ही दिन हैंकर्ड फिर से वापस आता है। अब हैंकर्ड को देखकर एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है, उसको खूब सुनाती है, क्योंकि उसने न्यूसन से तो झूठ बोला और फिर अपनी झूठ बोलने के बाद उसने माफ़ी नहीं मांगी, वो भाग भी गया। अब हैंकर्ड फिर से अपने आप को दोषी मान करके कहीं चला जाता है। जब एलिजाबेथ और फारफ्रे का गुस्सा शांत हो जाता है तब वो हैंकर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन
उन्होंने बहुत देरी कर दी होती है, क्योंकि अब जो हैंकर्ड है वो मर चुका है। अब ये लोग जाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, हैंकर्ड की बॉडी उनको मिलती है, लेकिन उसके साथ ही हैंकर्ड का एक लास्ट लेटर मिलता है, लास्ट स्टेटमेंट मिलता है, जिसमें हैंकर्ड ने लिखा होता है हिज डाइंग इज विश टू बी फॉरगॉटन। यानी कि वो मरते हुए ये चाहता है कि लोग उसके बारे में एकदम से भूल जाएं। वो इसीलिए मर रहा है कि वो विश करता है कि लोग उसके बारे में भूल जाएं कि वो कैसा था, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि वो अपनी लाइफ में एक आइडल ना हस्बैंड बन पाया, ना आइडल फादर बन पाया, ना ही एक आइडल मेयर बन पाया। तो दोस्तों यहाँ पर नॉवेल आकर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये नॉवेल आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा अप्लाई करने को उसको हर वीडियोज़ में अपने आगे आने वाली। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।